नमस्कार बंधुओं, आप देख रहे हैं अभीष्ट भारत मेरे शैलेंद्र सिंह के साथ। और आज मैं भारतवर्ष के सबसे विवादित और सबसे ज्यादा ज्वलंत विषय पर बात करने जा रहा हूं। वो है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था का उद्भव और विकास कब हुआ? जाति व्यवस्था क्या प्राचीन भारत में थी? क्या श्री कृष्ण ने, भगवान ने ये कहा है हमने चारों वर्णों की रचना हमने की और इन्हीं वर्णों से बाद में वर्ण संकर जातियां उत्पन्न हुई और बाद में जाति के रूप में धारण हुआ। ये वर्ण की वजह से वर्ण के बाद बढ़ते बढ़ते जातियों की संरचना हुई। क्या हमारे प्राचीन भारत से ही इन सोकाल्ड उच्च वर्ग है, इन्होंने क्या दलितों का या जो छोटी जातियां हैं इनका शोषण किया है, इनको बहुत प्रताड़ित किया है? ऐसा एक एजेंडा चलता है हमारे यहाँ, एक इस तरह का नैरेटिव सेट किया गया है कि ये तो हजारों साल से शोषण किया गया है इन दलितों का, छोटी जातियों का। इन सब विषयों को बहुत बारीकी से जानने की जरूरत है। हम लोगों में से 99% लोग ये नहीं जानते हैं कि जाति व्यवस्था का भारत में उद्भव और विकास और भारत में क्या रहा है, कैसे हुआ है। इसके बारे में हम चर्चा तो रोज करते हैं, हर चौक चौराहे, हर घर परिवार समाज में हम इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जातियां आई कैसे हमारे देश में। तो इन सब विषयों पे हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो हम शुरू करते हैं कि जाति व्यवस्था ये आई कब? तो क्या ये वैदिक काल में आई? वैदिक काल में क्या स्थिति थी समाज की? लेकिन इसमें 4 ग्रंथ लिखे गए हैं मुख्य रूप से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनमें से मात्र एक ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में एक श्लोक में यह वर्णन मिलता है कि 4 वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष से हुई है। उसमें बताया गया है डिटेल में कि मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, उदर से, चंगे से वैश्य की उत्पत्ति हुई और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। अब यही वामपंथी पकड़ लेते हैं कि जी पैरों से मतलब वो दलित हैं, वो उनको प्रताड़ित करने के लिए इस तरह से किया जाता है। ये सूक्त पकड़कर वामपंथी इतिहासकारों ने, यहां तक कि शुरुआत तो अंग्रेजों ने की थी, लेकिन वामपंथी इतिहासकारों ने इस पे बहुत बड़ा नैरेटिव सेट किया, एक विमर्श खड़ा कर दिया। आज जिस पे हम लड़ रहे हैं, जो जाति सेंसस की बात होती है, दुनिया भर की बातें हो रही हैं, इसके पीछे यही एक जो नैरेटिव सेट किया गया वही है। इसको हम देखेंगे बड़ी बारीकी से तो आपको समझ में आएगा। और इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझ लें आप कि जातिवाद और जाति व्यवस्था दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। जातिवाद जब हम कहते हैं तो ये एक विमर्श है, एक नैरेटिव है जिसको सेट किया। और दूसरी तरफ जाति व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो जाति व्यवस्था ये सामंती व्यवस्था की उत्पत्ति है। अभी हम बताएंगे कि किस तरह से आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जाति व्यवस्था हमारे प्राचीन समाज में नहीं था। जिस ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 12वें श्लोक ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, जंघे से वैश्य और पैर से शूद्र निकला, उसी के अगले दोहे में भी यह है कि उसके मुख से कौन निकला, उसके आंख से कौन निकला, सूर्य निकला, इस तरह का वर्णन। और इसी तरह से 14वें श्लोक में ये आता है कि कान से दिशाएं निकली, पैर से पृथ्वी निकली, धरती। जिस पैर से शूद्र निकल रहा है उसी पैर से धरती निकली। शूद्र सबसे बड़ा नैरेटिव सेट करने के लिए शूद्र शब्द का उपयोग हमारे देश में इतिहासकारों द्वारा किया गया है। बहुत बड़े बड़े आर.एस. शर्मा, जितने वामपंथी इतिहासकार हैं, रोमिला थापर जैसे लोगों को तो जैसे जीवन मिल गया इन सब चीजों से। इन्होंने इस नैरेटिव को बहुत आगे बढ़ाया। लेकिन सत्यता यह है, शूद्र मतलब होता है श्रमशील। वर्ण की जरूरत क्यों पड़ी? वर्ण की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो उस समय के लोग थे उन्होंने कृषि को अपना व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय बना लिया। पहले पशुचारण उनका व्यवसाय हुआ करता था। गायों का बहुत महत्व था, गाय ही संपत्ति मानी जाती थी। उसके बाद जब कृषि उत्पादन होने लगा तो सबकी जरूरत पड़ी। ब्राह्मण की जरूरत इसलिए है, कोई भी समाज अगर बनता है या बनाना है तो उसमें शिक्षक की भी जरूरत होगी, उसकी रक्षा करने के लिए योद्धाओं की भी जरूरत होगी, उसके संपत्ति का लेखा जोखा, उसका व्यवसाय देखने के लिए एक वर्ग की जरूरत होगी, और इन सब की सेवा करने के लिए एक और वर्ग की जरूरत
होगी। ब्राह्मणों का काम शिक्षा देना, क्षत्रियों का काम रक्षा, वैश्यों का काम व्यवसाय या कृषि अर्थव्यवस्था को पूरा संचालित करना, शूद्रों का काम इन सब की सेवा करना। उस समय वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर था। एक व्यक्ति के 4 पुत्र हैं तो एक क्षत्रिय हो सकता है, एक ब्राह्मण भी हो सकता है, एक वैश्य भी हो सकता है, एक शूद्र भी हो सकता है। इस तरह का कोई भेदभाव उस समय नहीं था। भगवान राम जिस गुरुकुल में पढ़ते थे उसी गुरुकुल में निषाद राज भी पढ़ते थे। वही नहीं, जो लव कुश हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के पुत्र, इनका भरण पोषण, इनका पालन, इनका बचपन, इनकी शिक्षा दीक्षा सारा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में हुई थी। महर्षि हो गए थे वाल्मीकि जी, जबकि शूद्र थे, शूद्र से महर्षि हो गए। आप ये तारतम्यता जब देखेंगे वहां पे कोई इस तरह की बात नहीं है, भेदभाव नहीं है। कोई भी आदमी शूद्र कुल में पैदा होकर ब्राह्मण बन सकता है और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक दूसरा जो बहुत चर्चा में रहता है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमने ही चारों वर्णों की रचना की है। हाँ, ये बात सही है। वो श्लोक भी मैं पढ़ देता हूं। चातुष्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। गुण कर्म विभागश, ये जो चतुष्वर्ण बनाया हमने, ये गुण कर्म के हिसाब से है, ये जन्म के आधार पर नहीं है। आप में क्षमता होगी तो आप क्षत्रिय बनोगे, आप में क्षमता होगी तो आप ब्राह्मण भी बनोगे, आप में क्षमता नहीं है या सेवा करने का ही एक टैलेंट है तो आप शूद्र में जाओगे। महाभारत काल में ही देखेंगे कि सम्राट शांतनु ने सत्यावती से विवाह किया जो मछुआरे की पुत्री थी, और इसी वजह से भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं आजन्म अविवाहित रहूंगा, क्योंकि इनके पुत्र को ही राजा बनना है। और बाद में राजा बने, क्षत्रिय में स्वीकार्य हुए, क्षत्रिय रहे। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी खुद मछुआरे थे, उन्होंने अपना गुरुकुल चलाया, महर्षि बने। विदुर, उसी समय में विदुर जो उस समय के महापंडित कहे जाते हैं, विदुर नीति लिखी, उन्होंने राजनीति शास्त्र की एक पुस्तक विदुर नीति लिखी, वो दासी पुत्र थे। भीम, जो भीम थे, उन्होंने हिडिंबा से शादी की, जो कि जंगल में रहती थी जनजाति, जिसको आज कहते हैं वनवासी। तो हिडिंबा से शादी की और वो क्षत्रिय कुल में आ गई। अरे कृष्ण, श्री कृष्ण जी और बलराम जी, जो हमेशा, बलराम जी तो हल लेके चलते थे, कृषि कार्य करते थे। कृष्ण जी यदुवंशी में थे, ये लोग यादव थे, लेकिन क्षत्रिय, कई राज्य थे इनके, कई क्षेत्रों में इन्होंने राज्य किया। आप अगर सही से प्राचीन भारत का मूल्यांकन करेंगे तो ये अर्थशास्त्र के हिसाब से डिवीजन ऑफ लेबर था, कि कार्य का विभाजन किया गया था, कार्यों का विभाजन। ये जन्म के आधार पे उस समय नहीं था, और ये बाद में भी नहीं रहा। मौर्य काल में, मौर्य काल के पहले, जिसको समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, नंद वंश था। नंद वंश नाई था, नाई कार्य करते थे लोग, क्षत्रिय बने। नंद वंश ने बहुत लंबे समय तक शासन किया, उसी को तो समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की चाणक्य की मदद से। और मौर्य कौन थे? मोर पालने वाली एक जाति, वो भी क्षत्रिय नहीं थी, बाद में क्षत्रित्व प्राप्त कर लिया। एकमात्र अपवाद पुष्यमित्र शुंग का आता है, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने 36 वर्ष तक शासन किया। बाकी जितने आप देखेंगे ये सब दलित ही तो हैं। जो आज के दलित, वंचित, जिनको पिछड़ा कहा जाता है, इन्हीं लोगों का शासन था, इनको क्षत्रिय बनाया गया, क्षत्रियों में मिल गए ये। गुप्त वंश, जिसने 140 साल तक साम्राज्य किया इस देश पर, बहुत बड़ा साम्राज्य था। वो अस्तबल में घोड़े की देखभाल करने वाले लोग थे, और इतना बड़ा साम्राज्य निर्माण किया, क्षत्रित्व को प्राप्त किया। ये समस्या बेसिकली जातिवाद की वजह से है, जाति व्यवस्था की वजह से नहीं है। तो जाति व्यवस्था आई कब? इसी समय बड़े बड़े भूखंडों को जागीरदारी दी जाने लगी, सामंती व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। सामंत मतलब छोटे छोटे राज्य होने लगे। जो सम्राट वाला कॉन्सेप्ट था वो हमारे देश में कम होने लगा। और आप देखते हैं सातवाहनों में सबसे पहले जमीन, भूभाग को देने का, किसी आदमी को देने का, सामंती प्रथा की शुरुआत हुई। और गुप्त काल में खूब अच्छे ढंग से सामंती प्रथा पनप गई। सामंती व्यवस्था में एक सामंत हुआ,
केंद्रीय सत्ता कमजोर होने लगी, क्षेत्रीय सत्ताएं मजबूत होने लगी। सामंतों ने अपने यहाँ जो उनका भूभाग था, जो क्षेत्र था, वहां पे एक आत्मनिर्भर व्यवस्था शुरू हुई। देखेंगे कि कुषाणों का सिक्का, सोने का सिक्का सबसे आइडियल माना जाता था, लेकिन गुप्त काल तक आते आते सिक्कों का प्रचलन धीरे धीरे खत्म होने लगा। एक आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था विकसित होने लगी। आज भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। अब आत्मनिर्भर समाज अगर बनाना है तो उस समाज में आपको लकड़ी का काम करने वाला भी चाहिए, उसमें कुंभकार भी चाहिए, उसमें स्वर्णकार भी चाहिए। इसमें भी अभी जन्म के आधार पर नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ कर्म के आधार पर ही हो रहा है, लेकिन आत्मनिर्भर व्यवस्था, अर्थव्यवस्था डेवलप हो रही है। क्षेत्रीय, छोटे छोटे क्षेत्रीय शक्तियां प्रकट हो रही हैं भारतवर्ष में। जजमानी प्रथा का विकास देखेंगे आप। जजमानी प्रथा का विकास मतलब आप कुछ कार्य करेंगे, पूरे गांव का उत्तरदायित्व है कि गांव में कोई भी आदमी भूखा न रहे। पूरे गांव का उत्तरदायित्व है। कृषि किसी की नहीं है, सबकी है। जो आप अनाज पैदा करते हैं, आप उसको, अगर कोई कुंभकार है, कोई स्वर्णकार है, कोई लोहार है, सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं, सबको अपना काम करना है। और एक आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सामंती अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, क्षेत्रीय दलों का विकास हुआ। उत्तर गुप्त काल में बड़े बड़े साम्राज्य अब नहीं रहे, छोटे छोटे राज्य विकसित हो गए, छोटे छोटे क्षेत्रीय सामंत विकसित हुए, जिसकी वजह से बाद में चलकर जातियां जन्म के आधार पर होने लगी हमारे देश में। और इस चीज को किस तरह से अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया, उसका एक अंग्रेज अधिकारी निकोलस डॉर्क, इसने कॉस्ट ऑफ माइंड की एक पुस्तक लिखी। उसमें बहुत विस्तार से इसको पढ़ने के बाद पूरी बात समझ में आती है। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रभाव तो आज भी गांव में हमारे यहाँ देखा ही जा सकता है, जो ग्रामीण परिवेश से हैं। इसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने, इसी जातीय अर्थव्यवस्था ने मध्यकाल में मुगलों से इस देश की बहुत बड़ी रक्षा की है। और ये जाति व्यवस्था किस तरह से बाद में चल के किस तरह से विरूपित की गई, इसके विषय में हम अगले एपिसोड में बनाएंगे। बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं थी, और वर्ण व्यवस्था आवश्यकता आविष्कार की जननी है इसलिए आई थी। उसको धर्म का चोला पहनाया गया इसलिए कि समाज एक्सेप्ट करेगा उसको। और गुप्त काल तक आते आते सामंती व्यवस्था शुरू हुई। सामंत मतलब बड़े बड़े जमीन जो है लोगों को दिए जाने लगे अनुदान में, और वहां पे एक आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था शुरू हुई, जिसकी वजह से जातियों का विकास हुआ। लेकिन यहां भी अभी रिजिडनेस नहीं आई है। ये कब आई, कैसे हुआ, इसके विषय में हम आगे बात करेंगे अगले एपिसोड में। आज की वीडियो यहीं तक। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार बंधुओं, धन्यवाद।